हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री के बारे में, और इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम पढ़ेंगे आज के लेसन में महाजनपद और मगध एम्पायर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लेखपाल के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेखपाल 2020, जिसमें 5200 वैकेंसीज़ हैं। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि ये वैकेंसीज़ होंगी और इसके लिए हम एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो हम जिस सेक्शन की बात कर रहे थे जनरल स्टडीज़, उसमें हमने हिस्ट्री से शुरू किया था, और एंशियंट हिस्ट्री की एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आपको ये एफर्ट भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और आज हम पढ़ेंगे जो महाजनपदों के बारे में और साथ ही साथ मगध एम्पायर के बारे में। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है आज के लेसन में। तो जैसे लिखा हुआ है प्रारंभिक राज्यों की हम बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 26 साल नहीं है, ये 2600 साल पूर्व है। ठीक है, यानी 2600 साल पूर्व। ठीक, तो आज से लगभग 2600 साल पहले क्या था, कुछ जनपद थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनपदों से महाजनपदों को निर्माण हुआ था, तो उनमें से कुछ जनपद थे जो थोड़े से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे। ठीक है, तो इन्हीं जनपदों को बाद में महाजनपद कहा जाने लगा। तो बेसिकली जो 6ठी शताब्दी थी, जीसस क्राइस्ट से पहले जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम कहेंगे, तो उस समय पे जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राज्य थे, इसमें दो तरीके के शासन होता था। कुछ जगह पे लोकतंत्र होता था और कुछ जगह पर राजतंत्र था। तो जहाँ पे राजतंत्र था, ऐसे राज्य थे वो गंगा के आसपास का जो प्लेन है उत्तर भारत का, वहाँ पर इनकी संख्या अधिक थी। और जो आपके लोकतंत्र थे, लोकतंत्र वर्तमान समय के अनुरूप ही कार्य करते थे, यानी कि उसमें सारी पावर जो होती थी, जो भी राज्य की शक्ति होती थी, वो लोगों के पास होती थी। और उसमें फैमिली के हेड होते थे, या कोई कबीला है, ट्राइब है, उसके रिप्रेजेंटेटिव होते थे। वो डिसाइड करते थे कि क्या डिसीजन होगा, किस प्रकार से आगे चलेगा राज्य। जबकि जो राजतंत्र होता था, उसमें एक राजा होता था और राजा का परिवार, और वही लोग डिसाइड करते थे कि किस प्रकार से आगे राज्य चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपके 16 जनपद की बात इसमें की गई है, 16 जनपद थे। तो उसमें स्टार्टिंग में क्या था, ये जनपद ही थे सारे, लेकिन चूंकि इन कुछ जनपदों की भौगोलिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, या उन्हें कुछ एडवांटेज था, या कह सकते हो कि वहाँ के रूलर थोड़े से महत्वाकांक्षी अधिक थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जनपदों को महाजनपदों में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उन्होंने अपनी एक एक राजधानी बनाई। और ये राजधानी की फिर उन्होंने किलेबंदी वगैरह की। ठीक है, तो किलेबंदी करने से क्या हुआ, एक विशाल राज्य का या किले का निर्माण हुआ। अब उनको आवश्यकता पड़ती थी इसके लिए एक बड़ी सेना रखने की। तो जो ट्रेडिशनल तरीके थे, जैसे लोग उनको उपहार दिया करते थे राजा को, ठीक है, और बहुत सारे गिफ्ट लाया करते थे उनके लिए, तो उससे उसका नियमित रूप से उसको रख पाना, उसका रख रखाव कर पाना इतने बड़े राज्य का वो संभव नहीं था सेना सहित। तो क्या हुआ, वो जो उपहार थे उन्होंने धीरे धीरे फिर कर का रूप ले लिया। ठीक है, और उनसे नियमित रूप से कर वसूला जाने लगा। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया, 2600 वर्ष पूर्व जनपद जो थे वही महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए, और इनकी संख्या 16 थी। अब ये जो महाजनपद थी, इनकी एक राजधानी हुआ करती थी जिसकी वो किलेबंदी कर देते थे। इनके पास विशाल सेना और विशाल किले बनवाए इन्होंने, इसके लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता थी। तो जो उपहार थे उन्होंने करों का रूप ले लिया। अब लोगों से नियमित रूप से कर वसूला जाने लगा। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ इसी समय में, 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में, वो ये था कि कृषि में परिवर्तन था। ये जो हल होता था, हल उसमें का जो फाल होता था, अब वह लकड़ी का न होकर लोहे का बनने लगा। तो लोहे का फाल बनने से क्या हुआ, जो कठोर भूमि होती थी, तो कठोर भूमि का भी जो उसमें उसकी सहायता से उसमें फसल को उगाया जा सकता था। ठीक है, तो जब कठोर भूमि में भी इस प्रकार की चीज़ की जा सकती थी, तो वहाँ पे फिर उपज बढ़ी, क्योंकि भूमि की क्षेत्रफल बढ़ा, तो उसके बढ़ने के साथ ही अत्यधिक उपज भी होने लगी। ठीक है, ये जो 16 महाजनपद हैं, इनका जो हमें वर्णन मिलता है वो दरअसल क्या था, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व ही
ये अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, तो इसलिए जो बौद्ध ग्रंथ है बहुत अधिक फेमस, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय इसका नाम है। ठीक है, दूसरा है जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र। ये 2 ग्रंथ हैं। इन दोनों ही ग्रंथों में जो 16 महाजनपद हैं उनकी लिस्ट मिलती है, उनके नाम मिलता है कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा रखे हैं। ये देखिए, ये 16 महाजनपद थे जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। तो इनमें कौन कौन से महाजनपद हैं? अंग है, काशी है, सामने यहाँ पे महाजनपद लिखा है, इसके सामने इसकी ठीक राजधानी लिखी हुई है। उसके बाद मगध है, इसकी राजधानी गिरिवह राजगृह। फिर अवंती है, वत्स है, कांधार है। अब चाहे तो इन सबको याद कर सकते हैं, राजधानी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल तो है सबको याद करना, तो आप कुछ महत्वपूर्ण को याद कर सकते हैं। जैसे आप काशी याद कर सकते हैं, मगध है, अवंती है, वत्स है, ठीक है, और मल्ल, ये आप 4-5 याद कर सकते हैं, और वज्जी। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इनसे संबंधित कुछ चीज़ें हैं क्योंकि जो हमें याद रखनी है और देखनी पड़ेंगी, और अंत में यही जो राज्य होते हैं वो बचते हैं, बाकी धीरे धीरे या तो इनके अंदर जोड़ लिए जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो 16 महाजनपद थे, तो इन महाजनपदों में जिनकी हम बात कर रहे थे, जो मगध था वो सबसे अधिक शक्तिशाली था, और इसमें एक जनपद था अस्मत, जो कि मैंने पीछे आप लिस्ट में देख सकते हैं, ये सबसे लास्ट में है, अश्मक। ये दरअसल ये वाला राज्य है अश्मक। ठीक है, ये अश्मक जो था ये इकलौता ऐसा था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के आसपास था। बाकी ज़्यादातर महाजनपद जो थे वो उत्तर भारत की तरफ थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की तरफ थे, या फिर नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर थे। उत्तर पश्चिम वाले जो थे और जो हिमालय से सटे हुए थे वहाँ पर लोकतंत्र था, और जो गंगा के आसपास के थे वहाँ पर राजतंत्र था। तो जो बुद्ध काल के गणराज्य थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, रिपब्लिक्स थे, वो ये हैं। मतलब यहाँ पर राजतंत्र नहीं था बल्कि लोकतंत्र था। तो जैसे कपिलवस्तु की शाक्य हैं, और सुषमागिरी के मग्ग हैं, अलकप के बुली हैं, केशपत्तु के कलाम हैं, रामग्राम के कोलिये हैं, फिर ये कुशीनगर के मल्ल हैं, पावा के मल्ल हैं, पिपलीवन के मौर्य हैं, लिच्छवी हैं, वैशाली के, और मिथिला के विदे हैं। नाम थोड़े से कठिन हैं, लेकिन चूंकि अब इसमें जैसे भी नाम हैं आपको याद करने हैं और ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा गणराज्य था वो गणराज्य था या कौन सा राजतंत्र था, तो हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिच्छवी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि बुद्ध काल का जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था वो वैशाली का लिच्छवी था। ठीक है, मैंने बताया था ना वैशाली इम्पोर्टेंट है, तो वो यही है कि वैशाली का जो लिच्छवी था वो बड़ा गणराज्य था और महत्वपूर्ण था। अब बाकी जो गणराज्य थे वो क्या हुआ, उसमें धीरे धीरे जैसे आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट तो रहती थी, किसी न किसी कारण को लेकर झगड़े रहते थे, या एक दूसरे के जो राज्य था उसको हथियाने की होड़ लगी रहती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए धीरे धीरे क्या हुआ, जो छोटे राज्य थे या जिनके राजा उतने अधिक कुशल नहीं थे, या जिनकी भौगोलिक स्थिति या जो परिस्थिति थी वो उनके अनुकूल नहीं थी, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो गए और बड़े राज्यों में वो मिल गए, उन्होंने उसको जीत लिया। तो अंत में क्या हुआ, 4 बड़े शक्तिशाली जो राज्य थे वो उभर कर आए। वो थे कौशाली, मगध, वत्स एवं अवंती। अब इन चारों में भी बाद में सिर्फ मगध राज्य था जिसके अधीन बाकी के तीनों राज्य लगभग आ गए थे, लेकिन इसके बहुत सारे कारण थे। सिर्फ जीतना ही नहीं था, कुछ बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए इन राज्यों के बीच में। मतलब एक राज्य के शासक ने दूसरे राज्य के जो परिवार था उनमें शादियां की, और तो इस तरीके से ये आपस में, और फिर उसको दहेज में जो था राज्य का हिस्सा दे दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी डिटेल में हमें नहीं जाना है, एग्ज़ाम में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा बस ऊपर से समझेंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक, क्योंकि वैसे भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से कम रहते हैं तुलना में, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन चूँकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें करना है, इसलिए पढ़ना तो ज़रूरी है। ठीक, तो अब प्राचीन काल में क्या था, जो मनीषी थे, जो लोग उस समय के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उन्होंने राजतंत्र को जो था ज़्यादा प्रचलित माना था। ठीक है, और उन्होंने गंधार और कंबोज की क्षत्रियों को ये उपाधि दी थी, इस नाम से पुकारते थे वो।
वार्ता शास्त्रोपजीवनिका जीवनिवा। ठीक है, तो अब 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल जो थे वो गणतंत्र थे, बाकी जो जितने भी बचे वो सारे के सारे राजतंत्र थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बाकी के जो राज्य थे वो धीरे धीरे एनेक्स हो गए थे मगध राज्य के अंदर, और उनके जो राजा थे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस में वो उनके साथ जुड़ गए थे। अब मगध साम्राज्य जो था वो उसकी अगर हम बात करें तो लगभग 6 सेंचुरी BC, 6वीं शताब्दी के मध्य तक जो था ये इसका साम्राज्य स्थापित हुआ था। और ये छोटा सा राज्य जो आज के समय में आप लोग बिहार देखते हैं वहाँ पर ये था। तो इसमें कुछ एडवांटेज थे, जैसे सबसे पहले इसकी प्राकृतिक दशा, ये जो ऊपरी गंगा है और गंगटिक प्लेन जो था उसकी ऊपरी और निचली जो गंगा है उसके बीच में कहीं स्थित था। ठीक है, तो ये एक भौगोलिक कारण था जिससे इसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। और यहाँ पर लोहे यानी आयरन के बहुत सारे ओर मिलते थे, साथ ही साथ कॉपर के बहुत सारे ओर यहाँ पर लोकेटेड थे, तो इससे उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और साथ ही साथ इसके जो राजा थे वो बहुत अधिक योग्य और महत्वाकांक्षी थे। तो उन लोगों इन सारे फैक्टर्स को मिलके क्या हुआ, एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। तो सबसे पहले इस मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो वंश था वो था हर्यक वंश। और हर्यक वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा, जो कह सकते हैं कि आप इसका सबसे प्रथम शक्तिशाली राजा हम इसको बोलेंगे, वो बिंबिसार था। आप लोगों ने नाम सुना होगा। और ये कहा जाता है कि यही इस वंश का वास्तविक संस्थापक था जिसने हर्यक वंश की स्थापना करी थी। तो बिंबिसार का जो शासन था वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व रहा था। ये आप समझ रहे हैं ना, जो डेट लिस्ट होती है 544 यहाँ कहीं होगा और 492 यहाँ कहीं होगा, ये 0 पॉइंट है। तो इस तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है, पीछे से। तो ये वाला पॉइंट जो होगा 544 होगा और यहाँ पर जो होगा ये 492 होगा, तो इधर को आ रहे हैं। ठीक है, लगभग 52 वर्ष तक जो था इसने शासन किया था। आरंभ में इसकी राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी, या इसको हम राजगृह भी कहते हैं। इसको इसने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद जो बिंबिसार था उसने जो अंग राज्य था, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था 4 राज्य बचे थे, तो उस राज्य को जीत लिया और जीतने के बाद वहाँ पर अपना पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बनाया। ठीक है, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को ये 2 नामों से पुकारा जाता है। एक तो है मत्स्य पुराण में इसको कहा जाता है क्षैत्रोजस, और दूसरा है जैन साहित्य में इसको श्रोणिक की उपाधि दी गई है। ठीक है, अब बिंबिसार के समय के बाद क्या हुआ, अजातशत्रु जो था उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, और हत्या करने के बाद वो वहाँ का शासक बन गया। ठीक है, और इसका शासनकाल हम फिर वहीं से मानेंगे 492 से आगे 460 तक। ठीक है, तो ये शासनकाल रहा अजातशत्रु का। अब अजातशत्रु भी काफ़ी ज़्यादा योग्य और कुशल था। इसने अपनी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसके अंतर्गत काशी और वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष तक लड़ाई लड़ने के बाद उसको अपने राज्य में मिला लिया। लगभग 16 वर्षों तक जो था युद्ध चला था, जिसमें इन्हें वज्जी संघ और काशी इन दोनों को ही हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये कहा जाता है कि उसी के शासनकाल का जो 8वां वर्ष था उसमें गौतम बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए। मतलब गौतम बुद्ध का जो समय रहा वो अजातशत्रु और बिंबिसार इनके समकालीन ही रहा, और अजातशत्रु के जो शासन के उसके 8वें वर्ष में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो दोनों में ये क्लेम किया जाता है अलग अलग ग्रंथों में। जो लोग बौद्ध धर्म के वो ये कहते थे कि जो बिंबिसार और अजातशत्रु हैं वे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और जो जैन धर्मावलंबी हैं वो ये कहते हैं कि जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। लेकिन ऐसा नहीं था, इन्होंने जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म दोनों को ही प्रमोट किया था, और दोनों के ही जो संबंधित धार्मिक स्थल थे उनका निर्माण भी करवाया था। अब ये कहा जाता है कि इसी के अजातशत्रु के काल में ही जो सप्तर्षि गुफा है वहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पटक तथा विनय पटक इसके रूप में लिपिबद्ध किया गया था। ये आप ध्यान रखना, दोनों नाम शुद्ध पटक और विनय पटक इसके रूप में बुद्ध की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था। पुराण ये कहते हैं कि 28 वर्ष तक, और बौद्ध साक्ष्य कहते हैं कि 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, इतिहास ने अपने आप को दोहराया
और अजातशत्रु की ने जिस प्रकार से अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासन हासिल किया था, उसी प्रकार उसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके शासन हासिल किया। उदयन का जो शासन काल है वो माना जाता है 461 से 445 ईसा पूर्व है। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा जो नदियों का संगम था पाटलिपुत्र कुसुमनगर, ठीक है, वहाँ पर उसने अपनी स्थापना की, अपनी राजधानी बनाया उसको। और उदयन के बारे में कहा जाता है कि वो एक जैन धर्मावलंबी था, ये काफ़ी स्पष्ट है। अच्छा, इस वंश का जो अंतिम शासक था उसको शिशुनाग नाम का एक अमात्य था, जिसने पद से हटाया और मगध की गद्दी पर वो बैठ गया। और यहीं से फिर एक शिशुनाग नामक एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसको हम शिशुनाग वंश कहते हैं, ठीक है। तो आगे का जो मगध का शासन है वो शिशुनाग वंश संभालता है। तो शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे। शिशुनाग वंश का, जैसे मैंने आपको बताया, शासक जो था वो शिशुनाग था और वो एक अमात्य था। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य था उस पर अधिकार करके उसमें मगध साम्राज्य में मिला लिया फिर से। और इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग जो था वो सारा सम्मिलित होता था। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण करने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली, इसको भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया, क्योंकि वैशाली जो था वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, यहाँ से बहुत आसानी से इन राज्यों पर नियंत्रण किया जा सकता था, ठीक है। कालाशोक या काकवर्ण 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व का नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुणे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बताया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का कारण ये था कि जब इन राज्यों से लड़ाई हो रही थी तो पाटलिपुत्र का एक छोटा सा गांव था, ठीक है, और यहाँ यह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। ये पाटलिग्राम नाम से था, लेकिन चूंकि युद्ध में इसकी जो स्थिति थी वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको उसने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद कहा जाता है कि सिंगली महाकाव्यों में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इस बौद्ध संगीति में, जो कि 383 ईसा पूर्व हुई थी, में कुछ विभेद उत्पन्न हो गया। और विभेद उत्पन्न होने के कारण यहाँ से ये दो संप्रदायों में बट गया। तो इसके एक संप्रदाय को ये नाम दिया गया स्थविर और दूसरे को महासंघिक। जो परंपरागत नियम थे, मतलब जो पहले से चले आ रहे थे नियम, उनको जिन भिक्षुओं ने माना और उनके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाया वो स्थविर कहलाए। और जिन भिक्षुओं ने बौद्ध संघ में नए नियमों को भी समावेशित कर लिया, कुछ नई चीज़ें भी उन्होंने उसमें जोड़ ली, वो सारे महासांघिक कहलाए, ठीक है। कहा जाता है कालाशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी 384 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन या महानंदिन, ठीक। अब पुराणों के अनुसार इस वंश का उसके बाद बात आती है नंद वंश की, यानी इस वंश के बाद जो अगला वंश था जिसने मगध पे शासन किया वो नंद वंश था। और इस वंश का संस्थापक माना जाता है महानंद को, ठीक है। महानंद को कहा जाता है कि एक शूद्र शासक था और शूद्र होने के कारण इसने क्षत्रियों का नाश किया। पुराणों में महापद्मनंद को एक सर्वक्ष त्रांतक, अर्थात जो क्षत्रियों को नाश करने वाला हो, इस नाम से पुकारा जाता था तथा इसको भार्गव भी कहा जाता था। भार्गव का अर्थ होता है कि दूसरे परशुराम का अवतार। तो ये दो नाम इसको इसलिए दिए गए थे क्योंकि अब तक मगध में जो राज्य था वो कमोबेश क्षत्रियों का था और इसने क्षत्रियों को हटाकर अपदस्थ करके वहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। अब इसने शुरुआत कहाँ से की थी कैसे, इसकी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये मगध का एक सक्सेसफुल रूलर बना। विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद उसको एकराट और एकच्छत्र, ये दो उपाधियाँ थीं जो उसको दी गई थी। इसके टोटल 8 पुत्र थे, जिसमें जो इसका पुत्र था एक घनानंद, वो सिकंदर के समकालीन था। उन्होंने सब्सिक्वेंटली शासन किया, मतलब एक के बाद दूसरा, इस प्रकार से सभी गद्दी पर बैठे। तो इसमें जो घनानंद का समय था वो सिकंदर के समकालीन था, इसीलिए जो वहाँ उस समय के जो ग्रीक लेखक थे उन्होंने इसको अग्रमीज भी कहा था, ठीक है। तो घनानंद के समय में लगभग 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो अब आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि जो ग्रीस लोग थे वहाँ उन्होंने किस किस प्रकार से भारत पे आक्रमण किए और कौन कौन से वहाँ पर डायनेस्टीज़ थीं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए और क्या कारण थे उनके आक्रमण करने के। और उन्होंने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उसके बाद भारत की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, क्या इसके रिजल्ट निकल कर आए।
तो ये सारी चीज़ें हम अगले लेसन में देखेंगे। साथ ही एक चीज़ और कि ये जो घनानंद था, घनानंद को भी 322 ईसा पूर्व में बहुत ही फेमस राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप लोगों ने सुना होगा, गुरु चाणक्य की सहायता से हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और साथ ही साथ मौर्य वंश पे कुछ चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।